नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान की ज्योग्राफी श्रृंखला चल रही थी और उसमें पॉइंट हमने कहाँ तक क्लियर कर लिया था। ये 11वें पॉइंट क्लियर कर लिए थे, ठीक है। और 11 पॉइंट में हमने अंतर्राज्यीय सीमा की बात की थी और नागौर जिले की बात भी की थी और पाली जिले की बात भी की थी हमने, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने देखे थे, ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम राजस्थान के राजस्थान के परिचय के पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और राजस्थान के पॉइंट परिचय में देखें तो हमने 11 पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। आगे के पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं, तो आप बने ही रहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, आप आगे वाले पॉइंटों में आपको ये ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हमने कुछ बातें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। अब आप इससे आगे की बात करें तो देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे, देखिए आपको सीमावर्ती से ध्यान रखना कि कौन कौन से जिले सीमावर्ती पर आते हैं, कौन कौन से राज्यों से सीमा लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप बात करें श्री गंगानगर की बात करूं और ये हनुमानगढ़ है। आप सीमावर्ती जिलों को आप क्रम से याद रखेंगे और वहीं से हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कौन सा पंजाब से सीमा लगाता है और कौन सा हरियाणा से सीमा लगाता है, ठीक है। पांचों राज्यों को देखेंगे, फिर हम इनको एक एक को भी देखेंगे, ठीक है। तो हनुमानगढ़ है, ये चूरू है, ठीक है, ये झुंझुनू है, ये सीकर, ये जयपुर है, ठीक है, ये अलवर, ठीक है, ये भरतपुर है। अब देखिए, आप साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की सीमा पंजाब से लगती है और कितनी लगती है, 89 किलोमीटर लगती है। सबसे कम सीमा इन्हीं से लगती है। 5 राज्यों में सबसे कम सीमा किसकी लगती है, पंजाब से लगती है, ठीक है। फिर हनुमानगढ़ से स्टार्ट करेंगे, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और जयपुर, और फिर बात करें अलवर और भरतपुर। ये जो ज़िले हैं, ये 7 ज़िले, ये 2 ज़िले थे और यहाँ 7 ज़िलों की अगर मैं बात करूँ, ये हरियाणा से सीमा लगाते हैं, और ये 12-62 किलोमीटर सीमा लगाते हैं हरियाणा से, 7 ज़िले, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर भरतपुर और धौलपुर की अगर बात करें, ये दोनों किससे सीमा लगाते हैं, यूपी से लगाते हैं। 877 किलोमीटर यूपी से सीमा लगाते हैं ये 2 ज़िले, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। फिर धौलपुर से आगे चलें तो देखिए, धौलपुर से जस्ट आगे ये करौली है, ये सवाई माधोपुर है, फिर ये देखिए आप कोटा है। सीमावर्ती जिलों की बात कर रहा हूँ मैं, भी ये कोटा है, ये 12 है, ये झालावाड़ है, और ये जो आ रहा है नीचे से सीमा, ये देखिए आप भीलवाड़ा है, कि ये क्या है, भीलवाड़ा, ठीक है। फिर ये आ गया चित्तौड़, ये आ गया प्रतापगढ़, ठीक है, और ये आ गया बांसवाड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे ध्यान से, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, कोटा, भीलवाड़ा, 12, झालावाड़, ठीक है, और चित्तौड़, प्रताप और बांसवाड़ा। अब ध्यान से देखिए, आप 10 ज़िले ऐसे हैं, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 ज़िले राजस्थान की किससे सीमा लगाते हैं, एमपी से, और ये 1600 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, राजस्थान किस राज्य से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, तो एमपी से लगाता है। टोटल कितनी लगाता है, 1600 किलोमीटर लगाता है। टोटल ज़िले पूछे तो 10 ज़िलों के साथ सीमा लगती है इसकी, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे, बांसवाड़ा से देखेंगे, ये डूंगरपुर है, ये उदयपुर है, उदयपुर के ऊपर थोड़ा आगे चलें तो ये सिरोही है,
सिरोही है, सिरोही से ऊपर देखें तो ये जालोर है, जालोर है, और ये बाड़मेर है। ठीक है, तो आप देखिए बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 6 जिले हो गए। ठीक है, इन 6 जिलों की अगर सीमा की बात करें तो ये 6 जिले गुजरात से सीमा लगाते हैं, गुजरात से सीमा लगाते हैं और 1022 किलोमीटर लगाते हैं। ठीक है, 1022 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं गुजरात के साथ में, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 1600 किलोमीटर की सबसे ज़्यादा लगती है एमपी से, और 877 की बात करें यूपी से लगती है, हरियाणा से 1262 और पंजाब से ये जिले हैं टोटल। अब ध्यान रखें, अब देखिए इन जिलों की काउंट करेंगे तो टोटल जिलों की संख्या कितनी आएगी? 23 आएगी। ठीक है, कुल जिले कितने हैं? 23 हैं। कुल जिले कितने? 23 हैं, 23 जिले हैं। ठीक है, 23 जिले हैं, और 23 जिलों में से श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो राज्यों से और अंतर्राष्ट्रीय दोनों से सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो केवल जिलों की संख्या कितनी है? 21 है। इन दो को मैं हटा दूं तो केवल जिलों की ऐसी संख्या कितनी है जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाती है? वो कितनी? 21 है। 2 जिले ऐसे हैं तो बच गए कितने? 21। ये केवल जिले हैं, केवल अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले जिले कितने? 21 है। बात समझ रहे? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब इनके को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और बाकी जो अंदर बच के 8 जिले वो कैसे हैं? अंतर्वर्ती है। 8 जिले ऐसे हैं, 8 जिले अंतर्वर्ती जिले हैं, 8 जिले अंतर्वर्ती जिले, और 8 जिलों में अंतर्वर्ती में देख लीजिए आप, नंबर 1 नागौर है, नागौर है, जोधपुर है, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, राजसमंद 4, ठीक है, अजमेर 5, अजमेर 5, ठीक है, टोंक 6, और बूंदी 7, और दौसा, दौसा ये देखिए आप, दौसा, टोंक, सॉरी जयपुर, ये बूंदी है, ये बूंदी है, और ये टोंक है, और ये जयपुर है। जो जयपुर की सीमा तो सीमा लगती है, ठीक है, और ये बूंदी हो गया, ठीक है, ये बूंदी हो गया, और ये टोंक हो गया, और ये कौन सा हो गया? दौसा हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, दौसा की सीमा अलग कर रखी है, ठीक है, ये दौसा है, ये दौसा है, ये टोटल कितने हो गए? 8। ये चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, बूंदी की सीमा थोड़ी अलग कर रखी है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, देखिए कौन कौन से हैं, एक बार देख लीजिए, नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा, ये 8 जिले हैं, वो क्या है? सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, 8 जिले सीमावर्ती है, और 23 जिले कुल अंतर्राज्यीय पर है, और केवल जिलों की संख्या अंतर्राज्यीय पर कितनी है? 21 है। 2 जिले हटा देंगे। ठीक है, ये बात आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। पिछली क्लास में हमने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया भी था। ठीक है, अब देखिए आप आगे, देखिए आप, ये देखिए आप, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो हमने पहले बात कर ली थी, नागौर की बात की थी हमने, तो ठीक है, पिछली क्लास में इन तथ्यों की बात मैंने कर ली थी, तो आप ध्यान रखें, पिछली क्लास में हमने कर ली थी। आगे चलते हैं, देखिए आप, देखिए आप, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के साथ राज्यों के साथ की बात करें तो मैं राज्यों की साथ बात करूं तो पंजाब की बात करूं तो पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। कितने जिले पंजाब के? कितने जिले? पंजाब के 2 जिले लगते हैं। पंजाब के जिले कितने हैं? 2। कौन कौन से? फजीलका और मुक्तसर, फजीलका और मुक्तसर। ये सर्वाधिक सीमा लगाता है, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा यह लगाता है, और ये कम लगाता है। ठीक है, और पंजाब कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तरी दिशा में, राजस्थान के उत्तरी दिशा में स्थित है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए आप यहाँ से
कि पंजाब के साथ राजस्थान के ज़िले कितने हैं। राजस्थान के ज़िले, तो राजस्थान के ज़िले भी 2 ही है जो पंजाब से सीमा लगाते हैं, एक तो हनुमानगढ़ और एक श्री गंगानगर ये सर्वाधिक लगाता है और हनुमानगढ़ कम लगाता है। हनुमानगढ़ क्या लगाता है, कम सीमा लगाता है। पंजाब के साथ कम सीमा राजस्थान का कौन सा जिला लगाता है, हनुमानगढ़ है। और पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर लगाता है। ठीक है, ऐसे पंजाब के ज़िले याद रखने हैं, पंजाब के 2 ज़िले और राजस्थान के भी 2 ही ज़िले हैं। उनमें सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है और कब ज़्यादा कौन लगाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये पंजाब से संबंधित बातें ध्यान रखनी है। अब बात करूँ मैं हरियाणा से संबंधित, देखिए आप यहाँ से बात ध्यान रखनी है। 6 ज़िले लगते हैं, 6 ज़िले लगते हैं राजस्थान के। ठीक है, उन 6 ज़िलों में आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है और कम कौन लगाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा की बात करूँ तो हनुमानगढ़ लगाता है, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ जी। ठीक है, यानी हरियाणा के साथ राजस्थान का सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला जिला हरियाणा है और कम सीमा लगाने वाला कौन है, जयपुर है। जयपुर है। और राजस्थान के टोटल कितने ज़िले हैं, 6। अभी 5 मिनट पहले हमने देखा था कि राजस्थान के हरियाणा के साथ में 6 ज़िले कौन कौन से हैं, तो 6 ज़िले हैं। ठीक है, जस्ट देखा था। हरियाणा कौन सी दिशा में पड़ता है, दिशा की अगर बात करें तो दिशा ये उत्तर पूर्वी में पड़ता है, उत्तर पूर्वी दिशा में पड़ता है। राजस्थान की कौन सी दिशा में पड़ता है, उत्तरी पूर्वी में पड़ता है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हरियाणा के ज़िले याद करने हैं। हरियाणा के ज़िले, हरियाणा के ज़िले कितने लगते हैं, राजस्थान से कितने ज़िले हैं जो हरियाणा से लगते हैं, हरियाणा के भी कितने ज़िले हैं, 6। तो आप ट्रिक से याद रखेंगे 6 ज़िलों को। देखिए ट्रिक से आप भूलोगे नहीं। ठीक है, राजस्थान के 6 ज़िले तो याद हो जाएंगे, लेकिन हरियाणा के 6 ज़िले हमें याद करने ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं एक ट्रिक बनाते हैं। मैं भी फंसी रही मेवात, मैं भी फंसी रही मेवात। मैं से महेंद्रगढ़, बी से भिवानी, फ से फतेहाबाद। ठीक है, सी से सिरसा, र से रेवाड़ी, ही से हिसार और मेवात से मेवात। मैं भी फंसी रही मेवात। तो आप ध्यान रखेंगे ये 6 ज़िले कैसे याद करने हैं। हरियाणा के 6 ज़िले, मैं भी फंसी रही मेवात, मैं से महेंद्रगढ़, बी से भिवानी, फ से फतेहाबाद, सी से सिरसा, र से रेवाड़ी, ही से हिसार और मेवात से मेवात। ठीक है, ये 6 ज़िले आपको ध्यान रखना है। इनमें से सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, देखिए सर्वाधिक सीमा लगाता है कौन, सर्वाधिक सीमा लगाता है महेंद्रगढ़। ठीक है, और सबसे कम सीमा लगाता है फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद कम लगाता है और महेंद्रगढ़ सर्वाधिक लगाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हरियाणा के बारे में। अब मैं बात करूँ यूपी की, यूपी से कितनी सीमा लगाते हैं, 877 किलोमीटर। ठीक है, यूपी के ज़िले कितने हैं, यूपी के कितने ज़िले लगते हैं, एक तो आगरा लगता है, आगरा, और एक लगता है मथुरा। अगर आप चाहो तो इसकी भी ट्रिक बना सकते हो, आगरा और मथुरा की, आम। ठीक है, आ से आगरा, मैं से मथुरा, आम। ठीक है, इनमें सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है, ये लगाता है, ये सर्वाधिक सीमा लगाता है। यूपी का सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगाने वाले आगरा है और कम लगाने वाला कौन है, मथुरा है। कम सीमा लगाने वाला कौन है, मथुरा है। ठीक है, अगर यूपी के साथ राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान के कितने जिले लगते हैं, तो एक तो भरतपुर लगता है, एक धौलपुर लगता है। यूपी के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, यूपी के साथ राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, तो में एक तो भरतपुर है, एक और धौलपुर है। तो देखिए भरतपुर की मैं बात करूं तो ये सर्वाधिक सीमा लगाता है, ये सर्वाधिक सीमा लगाता है और ये कम सीमा लगाता है। तो भरतपुर
के साथ सर्वाधिक सीमा ये लगाता है यूपी के साथ, और सबसे कम लगाता है धौलपुर लगाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो पंजाब को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है। ठीक है, उनके ज़िले आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगर देखें तो देखिए मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्वी दिशा में। कितनी लगाता है सीमाएं? 1600 किलोमीटर, जो क्या है सर्वाधिक है, जो क्या है सर्वाधिक सीमा लगाता है। ठीक है, राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा यही लगाता है, दिशा ध्यान रखनी है। ठीक है, और राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 10 जिले। एमपी से राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? 10 जिले, जो मैंने बता भी दिया। ठीक है, उन 10 में से आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कौन सा लगता है, सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है और कम सीमा कौन लगाता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा लगाता है झालावाड़, और इनमें कम सीमा लगाता है भीलवाड़ा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि एमपी से सबसे कम सीमा लगाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा है। ठीक है, और एमपी से सर्वाधिक सीमा राजस्थान का लगाने वाले झालावाड़ है। टोटल जिले कितने? 10 है, दो जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया था। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि एमपी के जिले ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, एमपी के जिले कितने हैं? 10 है। राजस्थान के साथ एमपी के जिले कितने हैं? 10 है। तो इन 10 को आप ट्रिक से ध्यान रखेंगे, ऐसे तो 10 याद होंगे नहीं, तो आप ट्रिक से ध्यान रखेंगे। देखिए आप रघुराम शशि मुनि सांझा है, पार्टनर है। सांझा का मतलब पार्टनर है, सांझा है। रघुराम शशि मुनि सांझा है। रघुराम है एक, शशि मुनि है, दो दोस्त है, मित्र है, ये दोनों पार्टनर है। ठीक है, तो र से रतलाम हो गया, इससे गुना बना देंगे, गुना। रा से राजगढ़, मैं से मंदसौर, से श्योपुर। ठीक है, सी से शिवपुरी, मू से मुरैना, नी से नीमच, सा से शांजापुर, और जा से झाबुआ। शांजापुर वर्तमान में लगता नहीं है, इसकी जगह आपको ध्यान क्या रखना है? शांजापुर वर्तमान में सीमा नहीं लगाता है, तो इसकी जगह आपको ध्यान रखें अगर मालवा वर्तमान में कौन सीमा लगाता है? अगर मालवा लगाता है इसकी जगह। तो ठीक है, 10 जिले आपको ध्यान रखने, उनमें से सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है वो कौन है? नीमच है। सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? नीमच। सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? नीमच लगाता है। और सबसे कम सीमा कौन लगाता है? झाबुआ लगाता है। सबसे कम सीमा लगाता है एमपी का झाबुआ जिला, राजस्थान से कम सीमा लगाता है, और नीमच सर्वाधिक सीमा लगाता है। ठीक है, ये 10 जिले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सबसे कौन लगाता है, सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, कम कौन लगाता है, ये भी आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से ज़िले, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1022 किलोमीटर लगती है। ये कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा में। राजस्थान के ज़िले कितने लगते हैं? राजस्थान के ज़िले गुजरात के साथ में कितने लगते हैं? 6। राजस्थान के ज़िले गुजरात के साथ में 6 लगते हैं। उनमें से आपको ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कौन सीमा लगाता है और सबसे कम सीमा कौन लगाता है। ठीक है, तो आप सर्वाधिक ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है और कम सीमा कौन लगाता है। तो कम सीमा लगाता है बाड़मेर गुजरात के साथ, और सर्वाधिक लगाता है उदयपुर। गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है उदयपुर, और सबसे कम सीमा लगाता है बाड़मेर। लेकिन ध्यान रखना है गुजरात के ज़िले। देखिए आप गुजरात के ज़िले ध्यान रखेंगे, गुजरात के ज़िले, ये गुजरात के ज़िले आपको ध्यान रखने हैं। गुजरात के भी ज़िले कितने हैं? 6 ज़िले हैं। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, राजस्थान के जितने ज़िले उतने ज़िले अन्य राज्यों के, ये तो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
तो कितने जिले हैं? 6 जिले। अब इन 6 जिलों की मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको कैसे याद करना है, ठीक है। देखिए आप ट्रिक क्या ध्यान रखेंगे, ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है कब कब फंसा दाऊद, कब फंसा दाऊद, दाऊद कब फंसा, फंसा नहीं लेकिन कब फंसा दाऊद। तो देखिए आप कब फंसा दाऊद, कैसे कच्छ, वैसे बनास, बनास कांठा, पैसे पंचमहल, सा से सांबर कांठा, ठीक है, और दाहोद से दाहोद, दाहोद से दाहोद ध्यान रखना है, ठीक है, दाहोद से दाहोद ही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 जिले में हैं, लेकिन ध्यान रखिए वर्तमान में पंचमहल सीमा नहीं बनाता है, और पंचमहल के अलावा आपको 2 ध्यान रखने हैं, एक तो अरावली, पंचमहल को हटा दिया गया, वर्तमान में इसकी जगह 2 सीमा लगाते हैं, 2 राज्य जिले, अरावली और माही सागर, अरावली और माही सागर। तो पंचमहल के जगह 2 अलग हो गए, अरावली और माही सागर। अब आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, कब फंसा दाऊद। तो गुजरात के साथ में 6 जिले लगते हैं। इनमें से अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है, तो कच्छ सर्वाधिक लगाता है। अगर मैं बात करूं कम कौन सा लगाता है, तो कम कौन सा लगाता है, बनासकांठा, बनासकांठा कम सीमा लगाता है, ठीक है। सर्वाधिक सीमा लगाता कौन, कच्छ लगाता है, ठीक है। तो ये गुजरात का कॉन्सेप्ट है, ये मध्य प्रदेश का है। तो 5 राज्य हो गए, 5 का आप ध्यान रखें कौन कौन से किस किस से जिले लगा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे चलें, देखिए अब अंतर्राज्यीय सीमा के बाद में हम आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा का पूरा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये मैंने बता दिया आपको। आप ध्यान से देखिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद में देखिए आप परिचय का अगला पॉइंट है जिले शुभंकर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था, पिछली एलडीसी एग्जाम में पूछा था, उसमें पूछा था भीलवाड़ा का शुभंकर पूछा था, ठीक है, भीलवाड़ा जिले का। तो आप ध्यान रखें कि कोई भी 4 शुभंकर दे देंगे, जिले दे देंगे, उसके सामने उसके शुभंकर सुमलेखित करो, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कैसे सुमलेखित करना वो देख लीजिए आप। सुमलेखित कैसे करें, देखिए आप, आपको ध्यान कैसे रखना है, याद करने का तरीका क्या है। देखिए आप सीमावर्ती के हिसाब से याद करेंगे तो याद हो पाएगा। देखिए आप, जैसे ये श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर का शुभंकर कौन है, कौन सा पशु है, ठीक है, पशु पक्षी इनमें से कोई सा भी शुभंकर हो सकता है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं पशु ही हो, ठीक है, जो भी शुभंकर है अलग अलग हैं सबके, पक्षी या किसी के, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो श्रीगंगानगर का है वो चिंकारा है, क्या है, चिंकारा, ये चिंकारा पशु, राजस्थान का राज्य पशु भी है चिंकारा, ठीक है। तो ये चिंकारा जो है वो शुभंकर किस जिले का है, श्रीगंगानगर का। फिर देखिए आप नीचे हनुमानगढ़ में आएंगे, हनुमानगढ़ में आएंगे, तो जैसे आप हनुमानगढ़ में आएंगे तो हनुमानगढ़ का क्या है, छोटा किलकिला, छोटा किलकिला, ये आप ध्यान रखेंगे, छोटा किलकिला ये हनुमानगढ़ का शुभंकर है, ठीक है। हनुमानगढ़ के बाद में आप जैसे ही चूरू में आएंगे तो चूरू में ताल छपर में कृष्ण मृग, यानी विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मृग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वह अभ्यारण्य का है, ताल छपर चूरू में स्थित है। तो इसकी जो शुभंकर वो कैसा है, कृष्ण मृग है, काले हिरण, कृष्ण मृग, काले हिरण कहाँ के हैं, चूरू के हैं, ठीक है। तो जैसे सीमावर्ती में चलेंगे आगे झुंझुनू में, झुंझुनू, तो झुंझुनू का क्या है, काला तितर है, काला तितर है, ठीक है, काला तितर किसका है, झुंझुनू का है, ठीक है। जैसे हम सीकर सीमावर्ती में आगे सीकर में चलेंगे, तो सीकर में आप जैसे ही चलेंगे तो सीकर का शुभंकर क्या है, शाहीन पक्षी है, शाहीन। तो आप ध्यान रखेंगे शाहीन पक्षी ये किसका है, सीकर जिले का है। और जैसे आगे चले जयपुर में, तो जयपुर का शुभंकर आपको ध्यान कर रखना है, जयपुर का शुभंकर है चितल, चितल है, क्या है, चितल है। और इसके बाद में अगर आगे चले
तो अलवर की अगर मैं बात करूं तो अलवर में आप ध्यान रखेंगे, अलवर का अगर मैं बात करूं तो देखिए अलवर में, अलवर की शुभंकर की बात करें तो अलवर का शुभंकर है सांबर। अलवर का शुभंकर क्या है? सांबर है। अलवर का शुभंकर क्या है? सांबर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अलवर का शुभंकर क्या है? सांबर है। ठीक है जी। अब इसके बाद में अगर कॉन्सेप्ट और देखें, इसके बाद में कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो भरतपुर की बात करें मैं, देखिए भरतपुर, भरतपुर के सारस पक्षी प्रसिद्ध है। सारस राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य केवड़ादेव में यहाँ घूमने आते हैं सारस पक्षी। ठीक है, साइबेरियन से आते हैं। तो सारस पक्षी आप ध्यान रखेंगे। धौलपुर की बात करूँ मैं तो धौलपुर का पंचीरा, पंचीरा पक्षी, देखिए पंचीरा पक्षी, ये पंचीरा पक्षी आपको ध्यान रखना है। फिर करौली की मैं बात करूं तो घड़ियाल है। करौली का घड़ियाल, घड़ियाल है। सवाई माधोपुर की मैं बात करूं, सवाई माधोपुर, माधोपुर, सवाई माधोपुर की अगर मैं बात करूं तो सवाई माधोपुर का जो है वो क्या है? बाघ है। सवाई माधोपुर का क्या है? बाघ है। देन इसके बाद में अगर थोड़ा आगे चलें तो मैं बात करूं कोटा की, कोटा की, कोटा का है उदबिलाव, कोटा का है उदबिलाव। फिर देन मैं आगे चलूं बारह में तो अब बारह का ध्यान रखेंगे, मगर है। बारह का क्या है? मगर, मगरमच्छ बारह का है। ठीक है, इसके बाद में आप बात करेंगे सर झालावाड़ की बात करें कि झालावाड़ का शुभंकर क्या है? तो गागरोनी तोते हैं। तोता, कौन सा तोता? गागरोनी, गागरोनी तोता है। ठीक है, झालावाड़ की बात करें तो गागरोनी तोता है। फिर झालावाड़ के बाद में जैसे आगे चलेंगे सीमावर्ती के हिसाब से तो यहाँ आएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। फिर देन आगे चले चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में हम बात कर, चित्तौड़ का क्या है? चौसिंगा है, चौसिंगा। चित्तौड़ का क्या है? चौसिंगा है। प्रतापगढ़ की मैं बात करूं, प्रतापगढ़ की बात करूं तो उड़न गिलहरी है, उड़न गिलहरी है। ठीक है, प्रतापगढ़ उड़न गिलहरियों, सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आप ध्यान रखेंगे। बांसवाड़ा की मैं बात करूं, बांसवाड़ा की मैं बात करूं तो जल पीपी है, जल पीपी, जल पीपी, ये जो पक्षी जल पीपी की बात करें तो ये बांसवाड़ा का है। अगर मैं बात करूं डूंगरपुर की, डूंगरपुर की मैं बात करूं तो डूंगरपुर का जांगिल है, जांगिल, ये जांगिल डूंगरपुर का है। ठीक है, उदयपुर की बात करें, उदयपुर का शुभंकर की मैं बात करूं तो कबर वज्जू है, कबर। ठीक है, वज्जू या विजू, कबर विजू। ठीक है, कबर विजू। ठीक है, इधर ध्यान रखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है? कबर विजू। ठीक है, उदयपुर का क्या है? कबर विजू है, ये ध्यान रखेंगे। अगर बात करें सिरोही की, सिरोही की मैं बात करूं तो माउंट आबू में जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गी ये यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर बात करें झालोर की, जालौर में सुंदा माता के पास में भालू अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो यहाँ की शुभंकर क्या है? भालू है। ठीक है, बाड़मेर की मैं बात करूँ तो बाड़मेर की अगर बात करें तो मरु लोमड़ी है, मरु लोमड़ी। बाड़मेर का शुभंकर क्या है? मरु लोमड़ी है। ठीक है, इसके बाद में आप जैसलमेर की बात करेंगे, जैसलमेर की आप बात करें तो जैसलमेर का गोडाउन पक्षी है, गोडावन, गोडाउन पक्षी किसका है? जैसलमेर का है। बीकानेर की अगर बात करें, बीकानेर, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर की मैं बात करूं बटबट है, बटबट पक्षी, बटबट पक्षी यानी रेत का तितर जिसे हम कहते हैं, रेत का तितर, बटबट पक्षी। ठीक है, गजना, गजनी हरियाणा में प्रसिद्ध है। ठीक है,
इसके बाद में ये सीमावर्ती जिले हो गए। अब बात करें आंतरिक 8 जिलों की बात करूं तो उनमें देखिए आप, एक तो जोधपुर का ध्यान रखना है, जोधपुर का ध्यान। कुरजा पक्षी राजस्थान का विरह का प्रतीक पक्षी कौन सा है? कुरजा पक्षी है। विरह के प्रतीक कहाँ पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो खींचन जोध फरोदी में पाए जाते हैं। फरोदी तहसील के खींचन गांव में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो कुरजा पक्षी यहाँ का शुभंकर है। कुरजा पक्षी यहाँ का क्या है? शुभंकर है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक यही पाए जाते हैं। वीरय के लिए प्रसिद्ध है, वीरय का प्रतीक कुरजा पक्षी। ठीक है, अगर बात करें पाली की, तो पाली का क्या है? तेंदुआ। तेंदुआ ये पाली का है। ठीक है, राजसमंद की बात करें, राजसमंद की अगर बात करें तो राजसमंद का कौन सा है? भेड़िया है। राजसमंद का कौन सा है? भेड़िया शुभंकर है। ठीक है, अगर बात करें दौसा की, दौसा का कौन सा है? खरगोश है। खरगोश है, खरगोश है। ठीक है, अगर बात करें नागौर की, नागौर की, और अगर बात करें टोंक की, देखिए नागौर का तो है राजहंस, राजहंस। ठीक है, और टोंक का है हंस। नागौर का राजहंस और टोंक का हंस है। ठीक है, और अजमेर की मैं बात करूं, अजमेर का खड़मोर है, खड़मोर है। देन बात करें बूंदी की, तो आप ध्यान रखेंगे बूंदी का सुरखाब है, सुरखाब, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 8 जिले ये हो गए, और मैंने यहाँ 25 जिलों की मैंने यहाँ बात की है। ये सब यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप ध्यान रखेंगे। सीमावर्ती के हिसाब से चलते जाएंगे, याद करेंगे, 1-2 बार हम उतारेंगे तो याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान के शुभंकरों को आप ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान के शुभंकर हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ राजस्थान के परिचय के अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए अगले पॉइंटों में चले हैं, तो देखिए आप भौगोलिक प्राचीन नाम की मैं बात करता हूँ। तो भौगोलिक प्राचीन नाम देखिए आप, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं आप देख लीजिए, अब क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आप राजस्थान के संदर्भ में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए आप श्री गंगानगर की, अगर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर की बात करूं तो ये योधेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र क्या जाता है? योधेय क्षेत्र, योधेय क्षेत्र, योधेय क्षेत्र। योधेय क्षेत्र में कौन कौन आता है? श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ आता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं नाली की, मैं बात करूं तो नाली में देखिए आप कौन आता है? घग्गर नदी, घग्गर नदी का बेसिन आता है। और घग्गर नदी का बेसिन कितने जिलों में? 2 जिलों में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में, तो नाली है। अगर मैं बात करूं थली की बात करूं, थली की बात करूं तो थली में आता है बीकानेर, बीकानेर। ठीक है, प्लस श्री गंगानगर। ठीक है, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, और चूरू का तो कुछ भाग आता है। ठीक है, ये थली में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप, हनुमानगढ़ का कुछ भाग, बीकानेर और श्री गंगानगर का भाग, ये किस में आते हैं? थली में आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप, और आप गुजराता प्रदेश की मैं बात करूं, गुजराता प्रदेश में मंडोर के आसपास का क्षेत्र आता है। मंडोर यानी मंडोर जोधपुर की बात कर रहा हूँ मैं, मंडोर जोधपुर के आसपास, मंडोर जोधपुर के आसपास का क्षेत्र आता है किसमें? गुजराता प्रदेश में। शेखावाटी की अगर मैं बात करूं, शेखावाटी, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, चूरू, अब ध्यान रखेंगे, सीकर और झुंझुनू, पता है सबको, झुंझुनू। ठीक है, और शेखावाटी प्रदेश को हम क्या कहते हैं? देखिए वागड़, बांगड़ कहते हैं, बांगड़ या वागड़। ठीक है, बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसको? शेखावाटी प्रदेश को, शेखावाटी प्रदेश को बांगड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बांगड़ के धनी कौन है? नरहर पीर बाबा
झुंझुनू में चढ़ाव में, ठीक है, नरहर पीर की दरगाह स्थित है, ठीक है, तो उसे बांगड़ का धनी कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके देन इसके बाद में मैं बात करूं, देखिए आप तोरावाटी की बात करें, तोरावाटी में कौन आता है, देखिए आप तोरावाटी में कांतली नदी का बेसिन आता है, कांतली नदी का बेसिन आता है। तो कांतली नदी का बेसिन किस किस जिले में स्थित है, मुख्य रूप से ये सीकर के नीम खताना के आसपास का क्षेत्र है ना, ठीक है, सीकर में मुख्य रूप से तो ये तोरावाटी क्षेत्र आ गया, कांतली नदी का आसपास का क्षेत्र आ गया, ठीक है। राढ़ क्षेत्र की मैं बात करूं तो हरियाणा से, राढ़ क्षेत्र हरियाणा से लगा सीमावर्ती क्षेत्र, जो राजस्थान का हरियाणा से लगा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है, राठ के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, राठ है। और इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे मेवात की मैं बात करूं, मेवात अलवर का क्षेत्र जो हरियाणा से सीमा लगाता है, हरियाणा से सीमा लगाता है, वो हरियाणा का क्षेत्र वो किस में आता है, मेवात क्षेत्र में आता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, तोरावाटी, ठीक है। इसके बाद में अगर और देखें मालानी क्षेत्र की बात करें, तो मालानी क्षेत्र में बाड़मेर का मालानी क्षेत्र आता है, बाड़मेर का कुछ भाग आता है, तो आप ध्यान रखेंगे मालानी क्षेत्र की बात करूं तो बाड़मेर का कुछ क्षेत्र आता है। इसके बाद में और बात करें वल्लभ प्रदेश की बात करें या मांड प्रदेश की बात करूं मैं, तो ये जैसलमेर को कहा जाता है वल्लभ प्रदेश, जैसलमेर को कहा जाता है, ठीक है। वल्लभ और मांड प्रदेश की बात करें, देखिए आगे बात करूं मैं गोडवाड़ प्रदेश की मैं बात करूं, तो गोडवाड़ प्रदेश में लूनी नदी का बेसिन आता है, लूनी बेसिन आता है, और लूनी बेसिन में भी मुख्य रूप से जालोर आता है और उत्तरी सिरोही, उत्तरी पाली, जोधपुर का कुछ भाग आता है, ठीक है, बाड़मेर का भाग आता है, तो ये गोडवाड़ प्रदेश में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये जोधपुर, ये पाली, ये जो क्षेत्र है ये किस में आता है, गोडवाड़ में आता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे भोमट की मैं बात करूं, भोमट है, तो भोमट में देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, भोमट में क्या ध्यान रखना आपको, एक तो आप ध्यान रखेंगे सिरोही प्लस उदयपुर प्लस डूंगरपुर का सीमावर्ती क्षेत्र, देखिए आप सिरोही से लेकर डूंगरपुर का ये सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर भील जनजाति का अधिक्य पाया जाता है, क्या कहलाता है, भोमट कहलाता है, ठीक है, भोमट के नाम से जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में ये भोराट है, ये भोमट है और वो भोराट है, गोगुंदा कहाँ पड़ता है, उदयपुर में, और कुंभलगढ़ कहाँ पड़ता है, राजसमंद में, कुंभलगढ़, तो इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है, बोराट कहलाता है, जबकि ये भोमट है, ये भोराट है, ठीक है। इसके बाद में अगर और बात करें, और मैं बात करूँ, देखिए आप और अगर बात करें, ठीक है, इसके बाद में और बात करें तो मेवल प्रदेश की बात करूँ तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाते हैं, मेवल कहलाते हैं। जबकि मालव प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रतापगढ़ प्लस झालावाड़ का क्षेत्र जो एमपी से सीमा लगाते हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़ दोनों सीमा लगाते हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र वो क्या है, सीमावर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है, मालव प्रदेश कहलाता है। देवलिया की मैं बात करूँ, देवलिया के नाम से किसे जानते हैं, प्रतापगढ़ को जानते हैं, प्रतापगढ़ को देवलिया के नाम से जानते हैं।
व्याघ्र क्षेत्र की मैं बात करूं तो व्याघ्र क्षेत्र क्या है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ प्लस उदयपुर के सीमावर्ती क्षेत्र, प्रतापगढ़ और उदयपुर का सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पर क्या है, जंगल क्षेत्र है। क्या है, जंगल क्षेत्र, जो व्याघ्र प्रदेश कहलाता है। ठीक है। मेदपाट की अगर मैं बात करूँ, मेदपाट या सीवी जनपद की बात करूँ, मैं सीवी की बात करूँ तो ये चित्तौड़ वाला क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ को कहते हैं क्या, मेदपाट। ठीक है, मेदपाट और क्या कहते हैं, चित्तौड़। मेदपाट और सीवी किसको कहते हैं, चित्तौड़ को कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में कांठल की मैं बात करूं, कांठल, तो कांठल में कौन आता है, प्रतापगढ़ आता है, प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, कांठल। ठीक है। छप्पन के मैदान की मैं बात करूं, छप्पन के मैदान, ये छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा में आता है, बांसवाड़ा में आता है। इस छप्पन के मैदान को प्राचीन काल में, इस छप्पन के मैदान को प्राचीन काल में पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से जानते थे, पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता। छप्पन के मैदान को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित है छप्पन का मैदान, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ऊपरमाल की बात करूँ मैं, ऊपरमाल जो पठार है, पठारी क्षेत्र है ऊपरमाल, ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में स्थित है। बिजोलिया कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, और भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। तो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है और ये बिजोलिया किसका है, भीलवाड़ा का। इन दोनों के बीच में जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अब बात करें लसाड़िया का पठारी क्षेत्र है, वो कहाँ पड़ता है, ये उदयपुर में पड़ता है। ये उदयपुर में जयसमंद झील के उत्तरी पूर्वी भाग में पड़ता है। जयसमंद झील के उत्तरी पूर्वी भाग में कट्टापटा विच्छेदित भाग क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। ठीक है। हाड़ौती की मैं बात करूं, हाड़ौती में ध्यान रखेंगे 4 जिले आएंगे, 12, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये क्षेत्र किस में आएंगे, हाड़ौती में आएंगे। ठीक है। ढूंढाड़ की मैं बात करूं, ढूंढाड़ की क्षेत्र की मैं बात करूं तो देखें जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस में आएगा, ढूंढाड़ में आएगा। और अगर मैं बात करूं, ठीक है, सूरसेन क्षेत्र की मैं बात करूं तो सूरसेन क्षेत्र में देखिए आप करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर आएगा, अलवर और भरतपुर क्षेत्र आएगा। ठीक है। मेवात की मैं बात करूं, मेवात अलवर का क्षेत्र आएगा। ठीक है, जो हरियाणा से सीमा लगाता है, मेवात हरियाणा से सीमा लगाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। और मेवल मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो मेवात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे इसमें। और हरियाणा की बात हमने कर ली, मेवल की बात हमने कर ली, ये क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। मारवाड़ की मैं बात करूं तो मारवाड़ में आपको पता है जोधपुर, जैसलमेर का कुछ भाग, जैसलमेर को छोड़ो, जैसलमेर का कुछ भाग आता है। ठीक है, मुख्य रूप से जोधपुर, पाली का उत्तरी भाग, ठीक है, बाड़मेर का कुछ भाग नागौर का। ठीक है, ये मुख्य रूप से किस में आते हैं। और बीकानेर का दक्षिण भाग, ये सब किस में आते हैं, बीकानेर का दक्षिण भाग, जोधपुर का भाग, पाली का उत्तरी भाग, बाड़मेर का उत्तरी पूर्वी भाग और नागौर का पश्चिम भाग, ये सब किस में आते हैं, मारवाड़ी में आते हैं। जांगल प्रदेश में कौन आता है, जांगल प्रदेश की मैं बात करूं, जांगल प्रदेश में कौन आता है, तो नागौर और बीकानेर। देखिए बीकानेर और नागौर से जो लगा हुआ क्षेत्र है वो किस में आता है, जांगल प्रदेश में आता है। किस में आता है, जांगल प्रदेश में आता है। इसके
अगर और बात करें इसके अलावा मैं और बात करूं तो देखिए आप सपाद लक्ष्य, इसमें कौन आता है, सांबर झील के आसपास, सांबर झील के आसपास का क्षेत्र आता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। खेराड़ में कौन आता है, खेराड़ में, ठीक है। तो खेराड़ में देखो जहाजपुर तहसील यानी भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील, ये किस में आती है, खेराड़ क्षेत्र में आती है। माल खेराड़, देखिए आप माल खेराड़ में कौन आता है, तो माल खेराड़ में कौन सा क्षेत्र आता है, देखिए आप, यानी जहाजपुर तहसील तो है ही, मालपुरा और टोंक का मालपुरा, देखिए मालपुरा तो किसका है, टोंक का है, मालपुरा किसका है, टोंक का है। और जहाजपुर तहसील ये किसकी है, भीलवाड़ा की है। इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र वो क्या है, माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र की मैं बात करूं, देन आगे बात करूं डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र मुख्य रूप से धौलपुर और करौली आते हैं, धौलपुर और करौली क्षेत्र आते हैं। करौली को डांग की रानी कहते हैं और धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं। इनमें ज़्यादा विस्तार किसमें, करौली में स्थित है। तो डांग क्षेत्र ध्यान रखेंगे। बीहड़ क्षेत्र में, बीहड़ क्षेत्र की मैं अगर बात करूं, तो बीहड़ क्षेत्र में सवाई माधोपुर और धौलपुर आएंगे। सवाई माधोपुर और धौलपुर ये किस में आएंगे, इसमें आएंगे, किसमें, बीहड़ क्षेत्र में आएंगे। बात समझ पा रहे हो आप, बीहड़ क्षेत्र में कौन से आएंगे, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये ज़्यादा क्षेत्र इसमें आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ये सब क्या है, भौगोलिक प्राचीन नाम है। क्या है, भौगोलिक प्राचीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा प्रदेश कहाँ स्थित है, कौन कौन से मिलके बना हुआ है, इतने क्षेत्रों आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें, देखिए आप, इतने के बाद में हम बात करें, ये देखिए आप, इसके हम बाद में बात करेंगे। प्राचीन भौगोलिक नाम के बाद में हम बात करें कि राजस्थान के परिचय में और कौन से पॉइंट आएंगे, तो देखिए आप और कौन से पॉइंट आएंगे। ठीक है, आगे वाला पॉइंट है राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की अगर बात करें, ये राजस्थान के परिचय का अगला पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि राजस्थान के प्रतीक चिन्हों की बात कर रहा है। राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में इसमें डाला है कि राजस्थान के राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा है, जिसे वैज्ञानिक नाम की बात करें, ठीक है, वैज्ञानिक नाम की बात करूं मैं, टिक्कोमेला एंडुलेटा, टिक्कोमेला एंडुलेटा। ठीक है, टिक्कोमेला एंडुलेटा ये राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम है। ये राज्य पुष्प कौन सा है, रोहिड़ा है। ठीक है, इसको कब दर्जा दिया गया था, अगर मैं बात करूँ राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था, तो 1983 में दिया गया था। 1983 में इसको दर्जा दिया गया था राज्य पुष्प का। इसे मारवाड़, मरुशोभा, ठीक है, मरुशोभा और मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, मरुस्थल का सागवान। और इसे मारवाड़ टिक के नाम से भी जाना जाता है, इसे मारवाड़ टिक के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ टिक ये सर्वाधिक कहाँ है, जोधपुर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जोधपुर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, मारवाड़ टिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मरुस्थल का सागवान कहते हैं, मरुशोभा भी कहते हैं। दर्जा इसको 1983 में दिया गया था, वैज्ञानिक नाम टिक्कोमेला एंडुलेटा। ये क्या है, राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा है। ठीक है, रोहिड़ा है। तो ये प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं, कब दर्जा दिया गया है, वैज्ञानिक नाम आपको ध्यान रखने हैं। अजय वृक्ष की बात करें, देखिए वृक्ष कौन सा है, खिजड़ी है। वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। तो आप ध्यान रखेंगे वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। ठीक है,
खेजड़ी को दर्जा कब दिया गया था वो देख लीजिए आप। इसको दर्जा दिया गया था, इसको भी 1983 में दर्जा दिया गया था, ठीक है। खेजड़ी को कब दिया गया था? 1983 में दर्जा दिया गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और आप ध्यान रखेंगे खेजड़ी के बारे में कुछ नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से कॉन्सेप्ट के लिए देखिए। मरुस्थल, मरुस्थल का कल्प वृक्ष, ठीक है। मरुस्थल का कल्प वृक्ष कहा जाता है किसे? खेजड़ी को कहा जाता है, ठीक है। ये सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिए आप, सर्वाधिक की मैं बात करूँ शेखावाटी प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अगर शेखावाटी की बात नहीं हो तो स्पेशल कहाँ देखने को मिलते हैं ज़्यादा? नागौर में देखने हैं। जिले की बात करें तो नागौर में देखने को मिलते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? लूम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो फल लगते हैं उसको क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, सांगरी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेशन खेजड़ा कब चला गया था? खेजड़ा इनको बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में चलाया गया था। ये ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था कब? इनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये बात आप खेजड़ी के बारे में ध्यान रखेंगे। खेजड़ी के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे, इसे कन्नड़ भाषा में बन्ना, ठीक है, या बन्नी कहा जाता है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं, प्रोसोपिस सेनेरिया, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरिया। इसे सिंधी भाषा में छेकड़ा कहा जाता है। सिंधी भाषा में इसे क्या कहते हैं? छेकड़ा। और इसे एक बात और ध्यान रखेंगे इसके बारे में, इसको तमिल भाषा में पेमे कहते हैं। क्या कहते हैं? पेमे के नाम से जानते हैं, ठीक है, पेमे के नाम से जानते हैं। और इसे अगर मैं और बात करूं, हरियाणा की बात करूं, हरियाणी भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे जाटी के नाम से जानते हैं। हरियाणी भाषा में इसे क्या कहते हैं? जाटी कहते हैं। स्थानीय भाषा की मैं अगर बात करूं, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? सिमलो कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमलो। इस स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? सिमलो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। कन्नड़ भाषा में क्या कहते हैं? बन्ना बन्नी। वैज्ञानिक भाषा में प्रोसोपिस सेनेरिया। सिंधी भाषा में छेकड़ा। तमिल भाषा में पेमे। हरियाणी भाषा में जाटी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसको सिमलो कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। खेजड़ी आंदोलन कब हुआ था? खेजड़ी आंदोलन अमृता देवी के निर्देशन में जोधपुर में हुआ था उदय सिंह के समय, महाराजा उदय सिंह के समय या अभय सिंह के समय। कब हुआ था? 1730 में खेजड़ी आंदोलन हुआ था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अमृता देवी के निर्देशन में हुआ था, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे कि इसमें राज्य वृक्ष की बात करें खेजड़ी की, तो खेजड़ी में और हम जब पढ़ेंगे राजस्थान की वन संपदा पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से हम बात करेंगे। फिलहाल ये राजस्थान के प्रतीक चिन्हों में चल रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ राज्य खेल की, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल, इसको कब दर्जा दिया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे इतना कि इसको दर्जा कब दिया गया था? 1948 में दिया गया था, ठीक है। इसमें खिलाड़ी कितने होते हैं? खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और बास्केटबॉल जो अकादमी है, ठीक है, वो कहाँ है? जैसलमेर में प्रस्तावित है। बास्केटबॉल जो अकेडमी है वो कहाँ प्रस्तावित है? जैसलमेर में। खिलाड़ी कितने हैं? 5 खिलाड़ी हैं बास्केटबॉल, और इसको दर्जा किया गया है 1948 में। तो ये प्रतीक चिन्ह हमारे पास राज्य पुष्प हो गया, राज्य वृक्ष और राज्य खेल की अगर बात करें तो ये हो गया। और अब हम बात करेंगे प्रतीक चिन्हों में आगे और देखें तो राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में देखिए आप। देखो राज्य पशु 2 हैं वन्य जीव श्रेणी में। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट के लिए किए, देखिए आप, इसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट किए कि पुष्प की बात कर दी, वृक्ष की बात कर दी, ठीक है। पुष्प हो गया, वृक्ष हो गया, खेल हो गया। अब अगला वाला देखिए, पशु की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पशु चिंकारा है, चिंकारा, ठीक है। पशु की बात हो रही है और चिंकारा है, ठीक है। अब देखिए आप,
और राज्य पशु धन श्रेणी में, देखिए वो वन्य जीव श्रेणी में, और ये कौन सी श्रेणी में, धन श्रेणी में। धन श्रेणी में कौन सा, ऊंट है, ठीक है। राज्य पशु दो है, देखिए पशुधन श्रेणी में पूछे तो ऊंट है, और राज्य पशु अगर वन्य जीव श्रेणी में पूछे तो चिंकारा है, ठीक है। और चिंकारा देखिए श्री गंगानगर का क्या है, शुभंकर है। श्री गंगानगर क्या है, शुभंकर है। और इसको दर्जा कब दिया गया था, 1981 में दिया गया था, ठीक है। कब दिया गया था, 1981 में दिया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको दर्जा कब दिया गया था, 1981 में। ये सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, देखिए आप सर्वाधिक की मैं अगर बात करूँ तो ये सर्वाधिक देखने को मिलते हैं जोधपुर में। सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलते हैं, जोधपुर में देखने को मिलते हैं चिंकारा, ठीक है, ठीक है। तो और इसका वैज्ञानिक नाम अगर पूछ ले, वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक नाम गजिला इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, गजिला। सर्वाधिक जोधपुर में देखने को मिलते हैं चिंकारा, जबकि ये श्री गंगानगर के शुभंकर है जिले का, और चिंकारा को दर्जा 1981 में दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पशुधन श्रेणी में कौन है, ऊंट है, और ऊंट को कब दिया गया था, सितंबर, यानी 19 सितंबर 2014 को इसको दर्जा दिया गया था, ठीक है। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा ऊंट को कब दिया गया था, 2014 में। और ऊंट पर प्रतिबंध, वध प्रतिबंध, ऊंट वध प्रतिबंध अधिनियम ये भी कब बनाया गया था, दिसंबर 2014 में बनाया गया था, ठीक है। 2014 में बनाया गया था। और इसका भी अगर वैज्ञानिक नाम पूछे, वैज्ञानिक नाम पूछे तो आप ध्यान रखेंगे केमलिन है, केमलिन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऊंट पालों का जो जाति है वो कौन सी है, राइका जाति है, ठीक है। रेवारी है ना, हाँ राइका, रेवारी क्या कहलाते हैं, राइका कहलाते हैं, ठीक है। ये बात हम पशु संपदा पढ़ेंगे तो इनको डिटेल से देखेंगे, हर चीज़ को डिटेल से देखेंगे। फिलहाल प्रतीक चिन्हों में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि इनका कब दर्जा दिया गया, कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं। तो राज्य पशु, ये देखिए ऊंट पशुधन श्रेणी में, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। ऊंट की बात और भी करेंगे, ऊंट की खाल से क्या बनता है, ठीक है। वो बात हम बीकानेर वाली बात भी करेंगे, ऊंट प्रजनन केंद्र की बात भी करेंगे, ठीक है। जोहड़बीड़ बीकानेर की बात भी करेंगे जब हम पढ़ेंगे राजस्थान की पशु संपदा, तो वहाँ डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। पक्षी की अगर बात करें तो पक्षी कौन सा है, गोडावन है, गोडावन है। और गोडावन पक्षी को दर्जा कब दिया गया था, इसको भी दिया गया 21 मई 1981 में दिया गया था, ठीक है। इसको भी 1981 में दिया गया था, उसको भी 1981 में दिया गया था, ठीक है। गोडाउन पक्षी की अगर मैं बात करूं, देखिए आप गोडाउन पक्षी की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, इसके अन्य नाम की मैं बात करूं तो इसे हुकना, शर्मिला पक्षी, हुकना शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाड़ौती में माल मोरडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं, तो देखिए इस राजस्थान में सर्वाधिक 3 जगह मिलते हैं। एक तो मिलते हैं मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, जैसलमेर बाड़मेर में। एक तो यहाँ देखने को मिलते हैं, एक सांखलिया अजमेर में, ये सांखलिया अजमेर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में सोरसेन 12 में मिलते हैं, सोरसेन 12 में देखने को मिलते हैं। तो ये 3 जगह मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, प्रजनन केंद्र अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, जोधपुर में। ये मूलतः अगर बात करें मूलतः कहाँ का
पक्षी है तो ये अफ्रीका का पक्षी है, मूलतः ये अफ्रीका का पक्षी है और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। जैसलमेर का शुभंकर भी ये है, क्या है? जैसलमेर का शुभंकर, जैसलमेर जिले का क्या है? शुभंकर है। जैसलमेर जिले का क्या है? शुभंकर भी है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो राज्य पक्षी गोडाउन की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये सर्वाधिक 3 जगह मिलते हैं। इसे हाड़ौती में मालमोरली कहते हैं, अन्य नाम हुकना शर्मिला पक्षी है। प्रजनन केंद्र जोधपुर में, मूलतः अफ्रीका के हैं और जैसलमेर का क्या है? शुभंकर है, ठीक है। और इसको दर्जा कब दिया गया था? 1981 में दिया गया था, 1981 में इसको दर्जा दिया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगर बात करें देन प्रतीक चिन्हों में आगे और देखें, नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर बाद में पशु संपदा जब पढ़ेंगे तो इनको हर चीज़ को डिटेल से देखेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि इनको दर्जा कब दिया गया और ये राजस्थान के कौन से प्रतीक चिन्हों में आते हैं। तो देखिए आगे हम बात करें तो ये प्रतीक चिन्ह थे। और प्रतीक चिन्हों में अगर मैं बात करूँ, और देखिए प्रतीक चिन्हों में अगर मैं और बात करूँ, राज्य नृत्य भी ध्यान रखेंगे। राज्य नृत्य की मैं बात करूं तो कौन सा है? घूमर है, ठीक है। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। ये घूमर, इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसे नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। किसे? घूमर को नृत्यों का, लोक नृत्यों का क्या कहा जाता है? सिरमौर भी कहा जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे नृत्यों की बात, ठीक है। तो ये बात भी हम आगे कल्चर में करेंगे, नृत्यों की, घूमर की बात। घूमर में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। घूमर के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, घूमर की बात भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद में और अगर बात करें तो राज्य पुष्प हो गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, राज्य गीत रह गया, ठीक है। बालम, केसरी बालम पधारो हमारे देश, है ना, पधारो हमारे देश, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। राज्य पशु, राज्य वृक्ष, ठीक होगी, ये हो गया। इसके बाद में वन्य पशु हो गया, पशु ये हो गया, ठीक है, वन्य जीव श्रेणी होगी, ठीक है। चलो आगे बात करें। ये देखिए आप भौगोलिक जिलों की, भौगोलिक उपनाम की बात करें, वो भी जिलों में बात करें। देखिए आप जिलों में अगर मैं बात करूं, ये देखिए आप, ये देखिए आप, लास्ट पॉइंट है, ठीक है, परीक्षा का लास्ट पॉइंट, जिलों का उपनामों की अगर मैं बात करूं तो देखिए जिलों में उपनामों की अगर बात करें तो आप देख लीजिए, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना? देखिए आप, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान ये रखना है, जैसे मैं श्री गंगानगर की बात करूँ, श्री गंगानगर की मैं बात करूँ, श्री गंगानगर को क्या कहते हैं आप बताइए? तो श्री गंगानगर को कहते हैं अन्न का कटोरा, ठीक है, फलों की टोकरी, बागानों की भूमि के नाम से जानते हैं, बागानों की भूमि के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ देन बीकानेर की, तो बीकानेर की बात अगर करें, इसे एक तो कहते हैं ऊन नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊन होता है यहाँ पर, ठीक है। इसमें आगे बात करें तो देखिए आप, इसमें राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरणसर। मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसको कहते हैं? कोलायत को कहते हैं, कोलायत झील को कहते हैं सुंदर उद्यान। तो ये बीकानेर से संबंधित ध्यान रखने हैं, दो बात आप बीकानेर से ध्यान रखेंगे। अगर मैं बात करूँ जैसलमेर की मैं बात करूँ तो जैसलमेर को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, म्यूजियम सिटी
स्वर्ण नगरी, ठीक है, हवेलियों का शहर, हवेलियों का शहर, ठीक है, झरोखों, झरोखों का शहर, झरोखों का शहर, हवेलियों का शहर, झरोखों का शहर, गलियों, गलियों का शहर, राजस्थान का माउंट आबू, सॉरी, राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान, मरुस्थल का गुलाब, इधर देख लीजिए आप, मरुस्थल का, मरुस्थल का गुलाब, पीले पत्थरों की नगरी, पीले पत्थरों की नगरी, ठीक है, स्वर्ण नगरी, झरोखों का शहर, गलियों का शहर, हवेलियों का शहर, स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी अंडमान, राजस्थान का अंडमान, ठीक है, मरुस्थल का गुलाब, पीले पत्थरों की नगरी, ये सब किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। अगर बात करें बाड़मेर की, और इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, मारवाड़ का पुष्कर, मारवाड़ के कुंभ की बात करूँ मैं, मारवाड़ का कुंभ की बात करूँ तो कौन सा है? रुणेचा है। मारवाड़ का कुंभ कौन सा है? रुणेचा है। मरुस्थल का या थार का घड़ा, मरुस्थल का घड़ा या थार का घड़ा किसे कहते हैं? ठीक है, तो कौन सा है? चांदल है। चांदन नलकूप को कहते हैं, वो भी जैसलमेर में स्थित है, चांदल गांव में। तो चांदन नलकूप को क्या कहते हैं? इसका वास्तविक नाम क्या है? चौहानी। राजस्थान पुलिस में पूछा गया, चांदन का वास्तविक नाम क्या है? चौहानी। से थार का मरुस्थल या थार या मरुस्थल का, थार का गड़ा या मरुस्थल का गड़ा कहते हैं। ठीक है, मीठे पानी का कुआं है। ठीक है, और मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं? रुणीचा को, पीले पत्थरों। ये इतने नाम किसके हैं? जैसलमेर के नाम ध्यान रखने हैं। अगर मैं बात करूँ बाड़मेर की, ध्यान से देखिए आप, मैं बाड़मेर की अगर बात करूं तो आप बाड़मेर में ध्यान रखेंगे, एक तो मरु नगरी, इसे मरु नगरी कहते हैं, तो ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, इसे राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहते हैं। राजस्थान का मिनी खजुराहो बंडदेवरा बारा को कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? जगत अंबिका को कहते हैं, जगत अंबिका। ठीक है, तो ये ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे किसमें? राजस्थान का खजुराहो किराड़ू बाड़मेर और मरु नगरी बाड़मेर के नाम से प्रसिद्ध है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर के बाद में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट आगे। देखिए आप, जालौर की मैं बात करूं, जालौर की मैं बात करूं तो जालौर को एक बात ध्यान रखेंगे, एक तो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी कहते हैं किसको? जालौर को कहते हैं। ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? जालौर को। मुख्य रूप से जालौर को बात ये ध्यान रखनी है, इसे ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर और बात करें तो इसे ध्यान रखेंगे सुवर्ण, वो स्वर्ण है, ये सुवर्ण है। ठीक है, सुवर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। सुवर्ण नगरी के नाम से भी जालौर को जाना जाता है। तो ये सीमावर्ती के हिसाब से चलते जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ, देखिए कॉन्सेप्ट और देखें, उपनामों में और देखिए आप, सिरोही की मैं बात करूँ, सिरोही को बात करूँ, देवनगरी, राजस्थान की देवनगरी। ठीक है, राजस्थान की देवनगरी, राजस्थान का बरख्यांश, राजस्थान का बरख्यांश, यानी विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरख्यांश कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। तो राजस्थान का बरख्यांश किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। ठीक है, राजस्थान की देवनगरी कहते हैं, और राजस्थान की शिमला भी इसे कहते हैं। राजस्थान की शिमला, राजस्थान का शिमला कौन सा है? सिरोही है, यानी माउंट आबू है, माउंट आबू को कहते हैं। ठीक है, और इसी माउंट आबू को क्या कहते हैं? राजस्थान का बरख्यांश कहते हैं। ठीक है, ये बात आप सिरोही में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बात करें उदयपुर की, उदयपुर को क्या क्या कहते हैं? देखिए आप, एक तो झीलों की नगरी, झीलों की नगरी, एक भीलों की नगरी,
भीलों की नगरी पूर्व का वेनिस फाउंटेन और माउंटेन का शहर भी कहते हैं इसे। झीलों की नगरी, भीलों की नगरी, पूर्व का वेनिस कहते हैं। ठीक है, इसे राजस्थान का जम्मू कश्मीर, जे एंड के, राजस्थान का जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। ठीक है, और देखिए आप इसका जगत की बात करें, जगत अंबिका की बात करें तो ये मेवाड़ का क्या है? खजुराहो है। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका को कहते हैं। ठीक है, इतनी बात उदयपुर में ध्यान रखनी है। और मैं बात करूँ डूंगरपुर की, डूंगरपुर को आप ध्यान रखने, एक तो डूंगरपुर में पहाड़, पर्वतों की नगरी या पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसे वागड़ का पुष्कर यहीं पर स्थित है। और वागड़ का पुष्कर कौन सा है? वेणेश्वर है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ वो भी कौन है? वेणेश्वर धाम ही है। आदिवासियों का कुंभ वेणेश्वर धाम, वागड़ का पुष्कर, वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर में। पहाड़ियों की नगरी कौन सी है? डूंगरपुरी है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में और बात करें, देखिए आप और बात करें तो और बात हम करेंगे। देखिए आप और बात करते हैं, बांसवाड़ा की बात करते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं? भीलों की, सॉरी, आदिवासियों का शहर। भीलों की नगरी तो उदयपुर को कहते हैं, आदिवासियों का शहर कहते हैं। 100 द्वीपों का शहर कहते हैं इसे। किसे? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहते हैं, आदिवासियों की नगरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, बांसवाड़ा में ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 बातें आप ध्यान रखेंगे बांसवाड़ा में। इसके बाद में मैं प्रतापगढ़ की बात करूं, प्रतापगढ़ में राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं इसे। कांठल के नाम से भी जानते हैं, कांठल। ठीक है, प्रतापगढ़ को ध्यान रखेंगे। और बात करें चित्तौड़ की बात करूं तो चित्तौड़ के बारे में आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप चित्तौड़ के बारे में क्या ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखनी है। चित्तौड़ और राजस्थान का वेलोर, भैंसरोडगढ़ ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। राजस्थान का वेलोर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का वेलोर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़ को। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। किसको? चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का वेलोर भी यहीं पर स्थित है। राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा चित्तौड़ी है। रावतभाटा चित्तौड़ी स्थित है। ठीक है, ये बात आप चित्तौड़ में ध्यान रखेंगे। चित्तौड़ राजस्थान का गौरव, राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा, राजस्थान का वेलोर चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट ध्यान रखने, बस आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, अगर बात करिए कोटा की, कोटा को शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का नालंदा, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा को कहते हैं। ठीक है, कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर भी कोटा को कहते हैं। इतनी बात आप कोटा में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब दिन बात करें भीलवाड़ा की। इसके बाद में हम बात करें भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा को देखिए आप, भीलवाड़ा में क्या ध्यान रखना है? भीलवाड़ा को राजस्थान
राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, वस्त्र नगरी कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं किसे, भीलवाड़ा को, ठीक है। टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जानते हैं किसको, भीलवाड़ा को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। भीलवाड़ा में तालाबों की नगरी भी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। झालावाड़ में एक बात ध्यान रखनी है, झालावाड़ में एक तो झालावाड़ में राजस्थान का एलोर, एलोरा, कालवी, कालवी की गुफाओं को राजस्थान का एलोरा कहते हैं, ठीक है। झालावाड़ में स्थित कालवी की गुफा को राजस्थान का एलोरा कहते हैं, ठीक है। झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहते हैं, राजस्थान का चेरापूंजी। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, संतरा होने के कारण राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। राजस्थान का विरासत शहर भी कहते हैं, झालावाड़ को राजस्थान का विरासत शहर भी कहते हैं। घंटियों का शहर भी, मंदिर, सर्वाधिक मंदिर होने के कारण घंटियों का शहर भी किसे, झालापाटन को, झालापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चेरापूंजी राजस्थान का एलोरा, चेरापूंजी नागपुर विरासत शहर और घंटियों का शहर, ये किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहते हैं, ठीक है। भीलवाड़ा बता दिया, बांसवाड़ा बता दिया, प्रतापगढ़ बता दिया, चित्तौड़ बता दिया, कोटा बता दिया, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं बारां की, बारां को राजस्थान की वराह नगरी कहते हैं, वराह नगरी कहते हैं, राजस्थान की वराह नगरी किसे कहते हैं, बारां को कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना, देखिए आप और क्या ध्यान रखना है महत्वपूर्ण, और देखें तो और ध्यान क्या रखना है। अजमेर की मैं बात करता हूँ, देखिए आप अजमेर को क्या कहते हैं, ठीक है। राजस्थान, भारत का मक्का, इसे भारत का मक्का कहते हैं। भारत की बात करूँ मैं, भारत का मक्का, भारत का नाका, भारत का नाका कहते हैं। राजपूत कुंजी कहते हैं, राजपूताने की कुंजी कहते हैं, कुंजी, ठीक है। जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान जिब्राल्टर कहते हैं, तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है। या पुष्कर को क्या कहते हैं, पुष्कर की मैं अगर बात करूं तो पुष्कर को तीर्थराज, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहते हैं, तीर्थराज तीर्थों का मामा। कोकण तीर्थ, कोकण तीर्थ भी कहते हैं। ये सब किसको कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं। पांचवा तीर्थ भी किसे कहते हैं, पुष्कर को ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और जिब्राल्टर, तारागढ़ कुंजी, राजस्थान का नाका, ठीक है। अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी के नाम से भी किसे जानते हैं, अजमेर को जाना जाता है। तो अजमेर में इतनी बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। अजमेर में इतनी बात ध्यान रखेंगे। जोधपुर की मैं बात करूं, जोधपुर, जोधपुर को देखिए आप मरुस्थल, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है जोधपुर को, मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान रखेंगे, इसे बल्यू, बल्यू नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसे विधि नगरी के नाम से भी जाने जाती है, विधि नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बल्यू नगरी, विधि नगरी के नाम से भी जाना जाता है किसको, जोधपुर को। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ठीक है। और राजस्थान का प्रहरी द्वार, प्रहरी मीनार की मैं बात करूं, प्रहरी मीनार, प्रहरी मीनार किसको कहते हैं, एक थंबा महल को कहते हैं, एक थंबा, एक थंबा महल को कहते हैं राजस्थान का प्रहरी मीनार। वो भी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और इसी जोधपुर में राजस्थान का ताजमहल स्थित है, ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल क्या है, जसवंतड़ा, जसवंतड़ा, राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा, वो भी कहाँ स्थित है, जोधपुर में ही स्थित है, ठीक है। ये जोधपुर के नाम ध्यान रखने हैं, इतने नाम आप जोधपुर में ध्यान रखेंगे। देन इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कोठी किसे कहते हैं, धौलपुर को कहते हैं, धौलपुर, धौलपुर को कोठी के नाम से जानते हैं, धौलपुर को कोठी के नाम से जानते हैं।
ये बात ध्यान रखेंगे। और धौलपुर को क्या कहते हैं? ढंग, ढंग का राजा कहते हैं किसको? धौलपुर को। डायमंड, डायमंड सिटी किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, ये बात आप धौलपुर में ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए आप जयपुर की मैं बात करूं, जयपुर की बात करूं, इसे गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, पन्ना नगरी, साल्ट नगरी, साल्ट कहाँ होता है? सांबर में। ठीक है, नगरी। ठीक है, सिंधु, सिंधु घाटी की तर्ज पर बसा शहर कहते हैं। पूर्व का पेरिस कहते हैं, इसे पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर भी कहते हैं। साल्ट नगरी, पन्ना नगरी, रतन नगरी, गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है किसको? जयपुर को। ठीक है, ये इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये राजस्थान के क्या थे? इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान के भौगोलिक उपनाम थे जिलों के। ठीक है, राजस्थान के परिचय के पहले टॉपिक में हमने 15 पॉइंट क्लियर किए हैं और ये 15 पॉइंटों से आपका राजस्थान का परिचय क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ ये 15 पॉइंट आपको समझ पाए होंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम राजस्थान का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राजस्थान की भौतिक स्वरूप स्टार्ट करेंगे, उनको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, गहराई से। ये राजस्थान का इंट्रोडक्शन था, इसमें जो बातें रह गई हैं अगले टॉपिकों में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, ये नॉर्मल टॉपिक था, राजस्थान का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आगे वाले सभी टॉपिक हार्ड लेवल से आएंगे और उनमें सभी पॉइंटों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।